अब बात करते हैं कैपेसिटर यूज इन सिंगल फेज कैपेसिटर मोटर। एक संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को स्थैतिक विद्युत ऊर्जा में संचित कर सकती है। इस प्रकार एक फेज मोटरों में संधारित्र के उपयोग का मुख्य उद्देश्य फेज को विघटित करने का है, जिसे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न किया जाता है। इसके अतिरिक्त ये अग्रामी धारा लेते हैं, जिसके कारण शक्ति गुणक में सुधार होता है। एक फेज संधारित्र मोटर में संधारित्र का प्रयोग करते समय अपनाई जाने योग्य सावधानियाँ। प्रिकॉशन टू बी followed while using a capacitor in single phase capacitor motor। एसी संधारित्र मोटर में प्रारंभ करने के लिए पेपर या इलेक्ट्रोलाइटिक अध्रुवता युक्त संधारित्र उपयोग किया जाता है। मतलब कि सिंगल फेज कैपेसिटर मोटर एसी संधारित्र मोटर को प्रारंभ करने के लिए कैपेसिटर यानी कि क्या कहते हैं इसको, पेपर या इलेक्ट्रोलाइटिक अध्रुवता युक्त संधारित्र प्रयोग किया जाता है। एसी परिपथों में उपयोग करने के लिए इन संधारित्रों पर विशेष चिन्ह बने होते हैं। इन पर ध्रुवता अंकित नहीं होती है। डीसी परिपथों में उपयोग होने वाले पेपर या इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्रों पर ध्रुवता अंकित होती है। इनका उपयोग एसी परिपथों में नहीं किया जाता है, क्योंकि एसी वोल्टेज के उत्क्रमण रिवर्सल होने से संधारित्र गर्म हो जाता है। संधारित्र के अंदर बहुत अधिक गैस उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण यह टुकड़ों में फट जाता है। संधारित्र पर एसी वोल्टेज का निर्धारण दो प्रकार से किया जाता है। एक कार्यशील वोल्टेज और दूसरी वोल्टेज अधिकतम मान के अनुरूप होती है। कार्यशील वोल्टेज का मान अनुरूप होती है। कार्यशील वोल्टेज का मान मुख्य सप्लाई के आरएमएस मान के बराबर लिया जाता है, जबकि उच्चतम वोल्टेज का निर्धारण एसी उच्चतम वोल्टेज के बराबर लिया जाता है, जो कि निर्धारित आरएमएस वोल्टेज से 100 से गुना अधिक होता है। अतः संधारित्र बदलते समय वोल्टेज निर्धारण का विशेष ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा संधारित्र असफल हो सकता है या इसमें विस्फोट भी हो सकती है। दूसरा बिंदु जो परीक्षण करने योग्य है वह ड्यूटी साइकिल अधिकतर संधारित्रों पर अंकित होता है। यह थोड़े थोड़े शॉर्ट ड्यूटी समय के लिए निरंतर लॉन्ग ड्यूटी क्षमता के लिए यद्यपि निरंतर क्षमता वाले संधारित्र रुक कर प्रयोग किया जा सकता है, परंतु लघु अवधि वाला संधारित्र कभी भी निरंतर क्षमता के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसका अपकेंद्रीय स्विच के परिचालन स्टार्ट व स्टॉप करने की आवृत्ति व लोड के साथ कुछ संबंध होता है। जब लोड अधिक हो और अपकेंद्रीय स्विच ठीक न हो तो स्टार्टिंग वाइंडिंग में कुछ हो सकता है। इस प्रकार के संधारित्र का मुख्य परिपथ में देर तक बनने से, जो कि क्षणिक क्षमता का होता है, गर्म होने से नष्ट हो जाता है। एक विशिष्ट संधारित्र स्टार्टिंग मोटर में बार बार संधारित्र खराब होने से इस प्रकार का परीक्षण अवश्य करना चाहिए। संधारित्र की क्षमता जो कि माइक्रोफैरड में दी हुई होती है, मोटर निर्माता के निर्धारण के अनुसार होनी चाहिए। यदि कम क्षमता उपयोग की जाए तो इससे कमज़ोर स्टार्टिंग टॉर्क प्राप्त होगा और स्टार्टिंग धारा अधिक होगा। यानी कि यदि कम क्षमता उपयोग की जाए तो इससे कमज़ोर स्टार्टिंग टॉर्क प्राप्त होगा और स्टार्टिंग धारा अधिक होगी, जबकि उच्च क्षमता का संधारित्र प्रयोग करने से चाल निर्धारित मान पर नहीं पहुंच पाती, जिसके परिणाम स्वरूप स्टार्टिंग वाइंडिंग मुख्य लाइन
के साथ लंबे समय तक जुड़ी रहती है और अंतराल में परिचालन व दक्षता भी कम प्राप्त होती है। संधारित्र प्रारंभ संधारित्र चल मोटरों में 2 संधारित्र प्रयोग किए जाते हैं। चूँकि प्रारंभिक संधारित्र रनिंग संधारित्र से 5 से 15 गुना अधिक क्षमता का होता है और क्षणिक क्षमता वाला इलेक्ट्रोलाइटिक प्रकार का होता है, जबकि तुलना करने पर रनिंग संधारित्र निरंतर क्षमता का तेल पूरित प्रकार का होता है। मोटर में संयोजित करते समय इस बात पर का ध्यान रखना चाहिए कि संधारित्र का चयन सही हो, प्रपथ में उचित प्रकार से जुड़ा हो। अब बात करते हैं संधारित्र को कार्य में लेते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि झटका न लगे। एक अच्छा संधारित्र कई दिनों तक अपना आवेश धारण करके रख सकता है। यदि इसे छू लिया जाए तो यह घातक झटका देता है। अतः संधारित्र के किसी टर्मिनल को छूने से पहले कार्य में हो, उससे विद्युत आवेश को टेस्ट लैंप 100 ओम 10 वाट के प्रतिरोध द्वारा विसर्जित कर देना चाहिए, जैसा पिक्चर 1 में दिखाया गया है। अब संधारित्र के टर्मिनलों को सीधा विसर्जित करने से यथासंभव बचना चाहिए, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप संधारित्र के आंतरिक भागों पर बहुत अधिक विकृति उत्पन्न होती है, जिससे यह खराब भी हो सकता है। अब ये है आपका 100 ओम 10 वाट का रेजिस्टेंस है, या इंसुलेटेड केबल है, और सिंक्रोनेट एंड ऑफ केबल टचिंग द कैपेसिटर टर्मिनल कैपेसिटर। ये मेथड ऑफ डिस्चार्जिंग ए कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने का तरीका, विधि। संधारित्र परीक्षण की विधि, मेथड ऑफ टेस्टिंग कैपेसिटर्स। संधारित्र को टेस्ट करने के लिए मोटर से खोलने से पूर्व इसे घातक झटके से बचने के लिए विसर्जित कर देना चाहिए। बड़ी क्षमता के पेपर, इलेक्ट्रॉनिक या तेल पूरित संधारित्रों को टेस्ट करने के लिए निम्नलिखित विधियाँ अपनाई जाती है। आवेशन विसर्जन परीक्षण, चार्ज डिस्चार्ज टेस्ट। संधारित्र पर अंकित कार्यशील वोल्टेज को चेक करें। यदि अंकित वोल्टेज एक फेज वोल्टेज जो 240 वोल्टेज AC 50 हर्ट्ज के बराबर हो तो हम इसे पिक्चर 2 में दर्शाए अनुसार एक 100 ओम 25 वाट के प्रतिरोधक के माध्यम से सप्लाई से संयोजित को किसी गत के बॉक्स या लकड़ी के बॉक्स में ढक कर रखने की प्राथमिकता देनी चाहिए। कई बार संधारित्र के दूषित होने के कारण यह फट सकता है और आपको घायल कर सकता है। सर्किट को 3 से 4 सेकेंड के लिए ऑन रखें, तब सप्लाई स्विच ऑफ कर दें। इंसुलेटेड प्लायर की सहायता से सप्लाई टर्मिनल को सावधानी से अलग करें। इस दौरान संधारित्र के टर्मिनलों को छूना नहीं है। अब इसके पेचकस से संधारित्र के टर्मिनलों को शॉर्ट करें। यदि तेज स्पार्क बहुत कम हो या न हो तो संधारित्र कमजोर या संधारित्र में खुला दोष होगा। दूसरे तरफ टर्मिनलों को शॉर्ट करने से यदि स्पार्क बिल्कुल न हो तो संधारित्र में खुला परिपथ दोष है। निम्न क्षमता के संधारित्रों में बहुत कम स्पार्क उत्पन्न होता है, जबकि संधारित्र ठीक अवस्था में होता है। इसे दोबारा चेक करें। आगे वर्णित अनुसार ओम मीटर के द्वारा इसे चेक करें। ऐसे में संधारित्र के मान में कमी को संकेत करता है। अतः ऐसे में आगे वर्णित के अनुसार संधारित्र की धारिता को चेक करें। ये आपका AC रेटेड विथ कैपेसिटर 250 वोल्ट 25 वाट का एक लगाए, आपको एक फ्यूज लगाए, कैपेसिटर है। चार्ज टेस्ट ऑन कैपेसिटर, चार्ज टेस्ट कर रहे हैं। ओम मीटर टेस्ट, ओम मीटर का उपयोग करने से पूर्व संधारित्र को पूर्ण रूप से विसर्जित कर देना चाहिए ताकि ओम मीटर खराब न हो जाए।
ओमीटर की 0 पर सेट करके रेजिस्टेंस की प्रास रेंज का चयन करें। ओमीटर की लीड को संधारित्र के साथ संपर्क कराएं। मीटर पर विक्षेप हो को देखें। यदि सुई 0 की ओर विक्षेप करके वापस अनंत की ओर विक्षेप करने लगे तो संधारित्र ठीक कार्यशील होगा। टेस्ट लीड को बदलकर पुनः टेस्ट करें। यदि सुई पूर्व की तरह व्यवहार करे तो माना जाएगा कि संधारित्र सही है। यदि संधारित्र में शॉर्ट सर्किट दोष है तो सुई 0 पर जाकर ठहर जाएगी, अनंत की ओर नहीं जाएगी। परिणाम स्वरूप पिक्चर 3 में दिखाया गया है। यह आपका फर्स्ट जीरो देन मूविंग टू इन्फिनिटिव, और ये सेकेंड जो है मीटर शो इन्फिनिटी पोजीशन ऑलवेज इन एन ओपन कैपेसिटर। फर्स्ट जीरो देन मूविंग टू ओम और मीटर शो इन्फिनिटी पोजीशन ऑलवेज इन एन ओपन कैपेसिटर। मीटर शो जीरो पोजीशन ऑलवेज इन शॉर्टेड कैपेसिटर। टेस्टिंग ए कैपेसिटर विथ ए मल्टीमीटर। धारिता परीक्षण कैपेसिटी टेस्ट पिक्चर 4 के अनुसार संयोजन करें। एम्पियर मीटर की सुरक्षा के लिए आपूर्ति का स्विच ऑन करने से पूर्व प्रतिरोध को उच्च मान पर रखें। चोट से बचने के लिए संधारित्र को गत्ते के बॉक्स या लकड़ी के बॉक्स पर रखें। जब प्रतिरोध पूर्ण रूप से परिपथ से हटा लिया जाए, जब वोल्ट मीटर भी एम्पियर मीटर आई का पाठ्यांक लेना चाहिए। मीटर के पाठ्यांक से संधारित्र की धारिता माइक्रोफैरड में ज्ञात की जा सकती है। एसी वोल्टेज एज रेटेड इन द कैपेसिटर 1000 ओम 50 वाट 250 वोल्टेज। ये वोल्ट मीटर यहाँ पे जोड़ देते हैं पैरेलल में। 80 माइक्रोफैरड 250 वोल्ट AC 50 हर्ट्ज। कैपेसिटी टेस्ट ऑन कैपेसिटर। संधारित्र की धारिता CF फैरड में I बटा क्या होता है 2πfv होता है। माइक्रोफैरड में धारिता CMF माइक्रोफैरड धारिता जो होता है I × 10⁻⁶ 2πfv होता है, यानी 3182 × I/v माइक्रोफैरड। यदि धारिता अंकित धारिता से 20% कम या अधिक गणना की जाती है तो संधारित्र को बदल देना चाहिए। इंसुलेशन टेस्ट ऑन कैपेसिटर BIS 1709/1984 के मान्यता के अनुसार संधारित्र के शॉर्ट किए गए टर्मिनलों व धातु आवरण के बीच जब 500 वोल्ट मेगर या पर इंसुलेशन टेस्टर द्वारा परीक्षण किया जाता है तो इंसुलेशन प्रतिरोध 100 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। यदि संधारित्र का आवरण इंसुलेटेड पदार्थ का बना हो तो संधारित्र को पकड़ने वाले धातु क्लेम्स व संधारित्र टर्मिनलों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध मापना चाहिए। मतलब इंसुलेशन टेस्ट की जब बात करते हैं तो BIS 1709/1984 के मान्यता के अनुसार संधारित्र के शॉर्ट किए गए टर्मिनलों व धातु आवरण के बीच 500 वोल्ट मेगर पर इंसुलेशन टेस्टर द्वारा परीक्षण किया जाएगा। तो इंसुलेशन प्रतिरोध 100 मेगा ओम से कम नहीं होनी चाहिए। यदि संधारित्र का आवरण इंसुलेटेड पदार्थ का बना हो तो संधारित्र को पकड़ने वाले धातु व संधारित्र के टर्मिनल के बीच का इंसुलेशन प्रतिरोध मापना चाहिए। परमानेंट कैपेसिटर मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर एंड शैडेड पोल मोटर। संधारित्र प्रारंभ यानी कि कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटरें निम्नलिखित 2 प्रकार की होती है। अस्थाई संधारित्र मोटर जिसको बोलते हैं परमानेंट कैपेसिटर मोटर, और इसी को बोलते हैं एकल मान संधारित्र मोटर, सिंगल वैल्यू कैपेसिटर मोटर। संधारित्र प्रारंभ यानी कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर 2 मान संधारित्र मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर, 2 वैल्यू कैपेसिटर मोटर। परमानेंट कैपेसिटर मोटर
जो होता है परमानेंट कैपेसिटर मोटर, इस प्रकार की मोटर पिक्चर 1 में दर्शाया गया है, जो अधिकतर पंखों में उपयोग की जाती है। जहां पर प्रारंभ टॉर्क अधिक नहीं चाहिए, मतलब स्टार्टिंग टॉर्क अधिक नहीं चाहिए, ऐसी मशीनों को चलाने के लिए इस प्रकार की मोटर की वैधता दी जाती है। साथ साथ मोटर का अनुरक्षण सरल बनाने के लिए अब केंद्रीय स्विच को भी हटाना आवश्यक हो जाता है। सहायक वाइंडिंग के श्रेणी में संधारित्र जोड़ा जाता है और यह समग्र परिचालन समय तक ऐसे ही बना रहता है। इस प्रकार के संधारित्र तेल प्रकार की संरचना के होने चाहिए, निरंतर कार्यशील क्षमता के होने चाहिए। संधारित्र की धारिता कम रखी जाती है, जिससे कि निम्न दक्षता से बचा जा सकता है। इस कारण प्रारंभ टॉर्क पूर्ण लोड का 50 से 80% रह जाता है। मोटर की टॉर्क चाल अभिलक्षण पिक्चर 2 में दर्शाए गए हैं। तो फर्स्ट पिक्चर्स की बात करते हैं तो सर्किट डायग्राम ऑफ परमानेंट कैपेसिटर मोटर, ठीक है। इसमें जो दिया गया है आपका एक्सिलरी वाइंडिंग, क्या क्या दिया गया है इसमें? एक्सिलरी वाइंडिंग, ये एक्सिलरी वाइंडिंग है। Z1 और Z2, U1 और U मेन वाइंडिंग है। ये रोटर है, कैपेसिटर है, सिंगल फेज सप्लाई। तो इसमें जो एक्सिलरी वाइंडिंग जो होता है, एक्सिलरी वाइंडिंग के सीरीज में क्या लगा जा रहता है? कैपेसिटर लगा होता है। और मेन वाइंडिंग जो होता है पैरेलल में लगा होता है। मेन वाइंडिंग पैरेलल में लगा होता है। किसके पैरेलल? एक्सिलरी वाइंडिंग कैपेसिटर के पैरेलल में लगा होता है मेन वाइंडिंग। कैपेसिटर जो होता है यहाँ पे 3 माइक्रोफैरड से 400 वोल्ट तक होता है। मोटर की टॉर्क चाल अभिलक्षण पिक्चर 2 में दर्शाएगा। जब मोटर संधारित्र प्रारंभ पेरनचल मोटर के सिद्धांत पर कार्य करती है, जिसका प्रारंभ टॉर्क कम होता है, परंतु इसकी शक्ति गुणक प्रारंभ में चालन में उच्च रहती है। ऐसे ड्राइव जिनको प्रारंभ करने के लिए निम्न बलाघूर्ण की आवश्यकता होती है, घूमने की दिशा सरलता से बदली जा सके, स्थिर लोड परिचालन हो, चलाते समय में उच्च पावर फैक्टर कायम रहे, ऐसे कार्यों के लिए मोटर उपयोगी की जाती है। उदाहरण के लिए पंखे, प्रवर्ती प्रतिरोध, प्रेरण रेगुलेटर, फर्नेस कंट्रोल और आर्क वेल्डिंग कंट्रोल में समान क्षमता की संधारित्र प्रारंभ पेरनचल मोटर की अपेक्षा ये मोटर सस्ती होती है। अब यहाँ पे दिखाया गया है टॉर्क और स्पीड। तो सामान्य सी बात है, जब हमारा स्पीड जब बढ़ेगा तो हमारा टॉर्क क्या होगा? घटेगा। 50% जब टॉर्क होगा तो हमारा स्पीड उस समय, टॉर्क जैसे ही बढ़ेगा स्पीड घट जाएगा, और जैसे ही टॉर्क बढ़ेगा स्पीड घट जाएगा, और स्पीड बढ़ेगा तो टॉर्क घट जाएगा, और टॉर्क बढ़ेगा तो स्पीड घट जाएगा। यह एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। टॉर्क जहाँ पे दिया गया है 50, 100, 200, 300, 400%। टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परमानेंट कैपेसिटर मोटर। टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परमानेंट कैपेसिटर मोटर। संधारित्र प्रारंभ यानी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, जैसा कि पहले चर्चा कर चुके हैं कि संधारित्र रन मोटर प्रारंभ बलाघूर्ण अधिक होता है, जो कि पूर्ण लोड बलाघूर्ण का लगभग 300% तक होता है, और प्रारंभ के समय इसकी शक्ति गुणज भी उच्च होता है। यद्यपि इनका रनिंग बलाघूर्ण अच्छा नहीं होता है
और रनिंग के दौरान इनका शक्ति गुणक कम हो जाता है। इनकी दक्षता कम होती है और ओवरलोड नहीं ले सकती है। इन समस्याओं के निराकरण के लिए 2 मानक संधारित्र मोटर में प्रयोग किए जाते हैं, जिनमें एक इलेक्ट्रोलाइटिक लघु अवधि प्रकार का संधारित्र स्टार्टिंग में उपयोग किया जाता है, जबकि दूसरा कम मान वाला तेल पूरित निरंतर सेवा देने वाला। जबकि दूसरा कम मान वाला तेल प्रकार का संधारित्र रनिंग के लिए उपयोगी किया जाता है। ये स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ पिक्चर 3 में दर्शाए गए अनुसार जोड़े जाते हैं। एक 2 मान वाले संधारित्र युक्त मोटर का सामान्य रूप से पिक्चर 4 में दिखाया गया है। यह मोटर भी उसी प्रकार से कार्य करती है जिस प्रकार से संधारित्र प्रारंभ रन मोटर कार्य करती है। केवल यह अंतर है कि इसमें संधारित्र C1 हमेशा परिपथ में रहता है, जिससे मोटर का रनिंग प्रदर्शन बहुत श्रेष्ठ हो जाता है। अब बात करते हैं इस पिक्चर में स्कीमेटिक्स डायग्राम ऑफ ए कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तो इसमें जो जुड़ा हुआ है सेंट्रीफ्यूगल फर्स्ट वाला सेंट्रीफ्यूगल 3 माइक्रोफैरड 400 वोल्ट का होता है। दूसरा जो कैपेसिटर होता है 10 माइक्रोफैरड 400 वोल्ट का होता है, और यह एक्सिलरी वाइंडिंग है Z1 और Z2, और यह सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, और यह रोटर है, और ये मेन वाइंडिंग है। अब इसमें बताया जाता है, इसमें क्या होता है कि एक्सिलरी वाइंडिंग जो होता है, एक्सिलरी वाइंडिंग वह जुड़ा होता है C1 के सीरीज में एक्सिलरी वाइंडिंग जोड़ा जाता है, और कैपेसिटर जो होता है कैपेसिटर 1 के पैरेलल में जुड़ा होता है, कैपेसिटर 1 के पैरेलल में जुड़ा होता है। और इस तरह से यह भी कह सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो होता है एक्सिलरी वाइंडिंग के सीरीज में होता है, कैपेसिटर 2। अब प्रारंभिक संधारित्र जो कि लघु अवधि की क्षमता के लिए निर्धारित होता है, अपकेंद्रीय स्विच की सहायता से स्टार्टिंग वाइंडिंग में भी संयोजित होता है, डिस्कनेक्टेड हो जाता है। जब प्रारंभ गति अपनी निर्धारित गति को 75% प्राप्त कर लेती है। ये जो पिक्चर्स दिया गया है कैपेसिटर इनक्लोजर, 2 कैपेसिटर इनक्लोज किया जाता है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। जब कैरेक्टरस्टैटिक्स की बात किया जाता है तो इस मोटर के बलाघूर्ण गति अभिलक्षण पिक्चर 5 में दिखाए गए इस मोटर के निम्नलिखित लाभ होते हैं। अब इसमें जो दिखाया गया है कि टॉर्क जो है हमारा 100%, 200%, 300%, 400 टॉर्क परसेंटेज, और स्टार्टिंग एंड रन कैपेसिटर कंडीशन में टॉर्क, सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑपरेशन के समय रन कैपेसिटर ओनली, सिंक्रोनस स्पीड। प्रारंभ स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है, स्टार्टिंग टॉर्क वह स्टार्टिंग टॉर्क पूर्ण लोड बलाघूर्ण का, टोटल लोड के बलाघूर्ण का 300% होता है। प्रारंभ में धारा कम होता है जो कि रनिंग धारा से 2 से 3 गुना होती है। प्रारंभ में चालित शक्ति गुणक पावर फैक्टर अच्छे होते हैं। रनिंग दक्षता जो होता है उच्च होती है। परिचालन शोरहीन है। पूर्ण लोड क्षमता से 125% तक ओवरलोड हो सकती है। अब एप्लीकेशन की बात करें तो यह मोटर कंप्रेसर, एयर कंडीशनर इत्यादि के लिए प्रयोग की जाती है, जहां पर उच्च स्टार्टिंग टॉर्क, उच्च क्षमता दक्षता, उच्च शक्ति गुणक और ओवरलोड सहन करने की आवश्यकता रहती है।
सामान्य क्षमता की संधारित प्रारंभ प्रेरण चाल मोटरों की अपेक्षा ये मोटर महंगी होती है। क्या होती है? महंगी होती है। अब बात करते हैं सैडेड पोल मोटर की। किसकी बात करते हैं? सैडेड पोल मोटर की। सैडेड पोल मोटर का कंस्ट्रक्शन है, इस मोटर का योग समुन्नत ध्रुव फाइनल पिक्चर 1 में दिखाया गया है और इसका रोटर स्क्विरल केज पिंजरा प्रकार का होता है। ये जो आपका है ये मेन कॉइल्स है, इसको बोलते हैं मेन कॉइल्स। इसको योक बोलता है, इसको टू लाइन, और इसे बोला जाता है आपको सैडिंग कॉइल्स, इसको सैलेंट पोल्स। सैडेड पोल की संरचना, कंस्ट्रक्शन ऑफ सैडेड पोल। सैडेड पोल लेमिनेटेड कोर से बना होता है जिसके फिल एक ओर से 1/3 हिस्सा में खांचा काटा जाता है। पोल के छोटे हिस्से के चारों ओर एक लघुपथित ताम्र का छल्ला डाला होता है जिसे कि शेडेड कॉइल, शेडिंग कॉइल कहा जाता है, और पोल का यही भाग शेडिंग भाग कहा जाता है। पोल का शेष भाग अनशेडेड भाग कहलाता है, जो कि पिक्चर 2 में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अब यह जो पार्ट्स है आपका, यह पार्ट्स, ये शेडिंग कॉइल है, इसको बोलते हैं शेडिंग कॉइल्स, इसको बोलते हैं एग्जिटिंग कॉइल, और ये पोल सरफेस है, ये अनशेडेड पोल इसको बोला जाता है, और ये शेडेड पोल ऑफ शेडेड पार्ट ऑफ पोल। पोल के चारों ओर उत्तेजना वाली एक कुंडली रखी जाती है जिसे एसी आपूर्ति से जोड़ा जाता है। जब उत्तेजित होने वाले को एसी सप्लाई से जोड़ा जाता है तो उत्पन्न चुंबकीय अक्ष मैग्नेटिक एक्सिस अनशेडेड भाग से अगले पैराग्राफ के अनुसार होगा। अक्ष का आगे बढ़ना उसी तरह का होता है जैसा कि भौतिक रूप से पोल का चलना। यह चलने वाला चुंबकीय अक्ष रोटर चालकों को काटता है और इस प्रकार रोटर में रोटेटिंग टॉर्क विकसित हो जाता है। इस बला घूर्णन के कारण रोटर चुंबकीय अक्ष के शिफ्ट होने की दिशा में घूमना प्रारंभ कर देता है, जो कि अनशेडेड भाग से शेडेड भाग की ओर आता है। चुंबकीय फ्लक्स का अनशेडेड भाग से शेडेड भाग की ओर शिफ्ट होना निम्न प्रकार से वर्णित किया जा सकता है। चूंकि शेडेड कुंडली मोटी ताम्र तार से बनी होती है, इसलिए इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। यह लोहे कोर में अंदर गहराई में होती है, इसलिए इसका प्रकत्व उच्च होता है। जब उत्तेजक वाइंडिंग को प्रत्यावर्ती धारा एसी सप्लाई से जोड़ा जाता है तो इसमें ज्ञात रंग साइन वेव धारा प्रवाहित होता है। हम पिक्चर 3 में दर्शाए हुए करंट के अर्धनात्मक चक्र पर ध्यान देते हैं। जब धारा शून्य से बिंदु ए तक बढ़ती है तो धारा में परिवर्तन बड़ी शीघ्रता से होता है, जिसके कारण शेडिंग कुंडली में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार होता है। शेडिंग कुंडली में पैदा ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, जो कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत अनुसार होता है। शेडिंग कुंडली में पैदा ईएमएफ धारा प्रवाहित करती है, जो कि लेंज के नियम अनुसार इस प्रकार का फ्लक्स उत्पन्न करती है जिसकी दिशा मुख्य फ्लक्स के विपरीत होती है। यह शेडिंग भाग में मुख्य फ्लक्स का विरोध करती है और इस कारण इस क्षेत्र में कुल फ्लक्स को कम कर देती है। पिक्चर 3 में दर्शाए अनुसार न्यूनतम मान तक हो जाता है, जो कि समान दिशा में तीर द्वारा दर्शाया गया है। यह चुंबकीय फ्लक्स को अनशेडेड भाग तक सीमित कर देता है, जिसके चुंबकीय अक्ष को बड़े तीर से दर्शाया गया है। यह पिक्चर 3 के भाग 1 में दर्शित है। दूसरी तरफ जब धारा बिंदु ए से बी की ओर बढ़ती है, जो पिक्चर 3 से 2 में बड़े तीर से दर्शाया गया है, अगले क्षण में जैसा पिक्चर 3 के भाग 3 में बड़े तीर से दिखाया गया है, जब धारा बीसी की ओर गिरती है तो धारा परिवर्तन शीघ्रता से होता है और इसका शेडिंग रिंग में उच्च धारा उत्पन्न होती है, जो कि कम होने वाले मुख्य फ्लक्स को विरोध करती है।
इसलिए शेडिंग भाग के क्षेत्र में फ्लक्स घनत्व बढ़ जाता है। इस कारण चुंबकीय अक्ष शेडिंग भाग के केंद्र की ओर अग्रसर हो जाता है, जो कि पिक्चर 3 में बड़े तीर से दिखाया गया है, यानी कि एग्जिटिंग वाइंडिंग ये बड़े तीर से दिखाया गया, अनशेडेड पोल और ये शेडेड पोल, और ये आपका पार्ट 1 का कंडीशन में, पार्ट ए बी, पार्ट बी, इस तरह से चेंज ऑफ मैग्नेटिक एक्सिस शोज फ्रॉम पोजीशन ए टू सी। उपरोक्त वर्णन अनुसार यह स्पष्ट हो जाता है कि चुंबकीय अक्ष अनशेडिड भाग से शेडिड भाग की ओर अग्रसर होता है, जो कि भौतिक रूप से गति के समरूप होता है। इस प्रकार समान मोटर की घूमने की दिशा बदली नहीं जा सकता, यानी कि इस प्रकार की समान मोटर की घूमने की दिशा बदली नहीं जा सकती है। घूमने की दिशा बदलने वाली विशेष प्रकार की शेडिंग मोटर डिजाइन की जाती है। इस प्रकार की 2 मोटरें को पिक्चर 4 में दिखाया गया है। पिक्चर ए भाग में शेडिंग कुंडलियों की 2 सेट विधि को दिखाया गया है, जबकि भाग बी में उत्तेजक वाइंडिंग की 2 सेट विधि दिखाया गया है। पिक्चर्स में इस प्रकार से दिखाया गया है, सिंगल फेज सोर्स, और ये आपका शेडिंग कॉइल और डिस्ट्रीब्यूटेड एग्जिटिंग वाइंडिंग, और ये आपका है रोटर वाइज क्लॉकवाइज रोटेशन, इसको SPDT स्विच बोलते हैं। ये काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन शेडिंग कॉइल, इसको बोलते हैं शेडिंग कॉइल, और ये क्लॉकवाइज रोटेशन, और ये आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ये शेडिंग कॉइल, और ये डबल सेट ऑफ शेडिंग कॉइल मेथड, और ये डबल सेट ऑफ एग्जिटिंग वाइंडिंग मेथड फॉर रिवर्सिंग शेडेड पोल मोटर टू पोल कंस्ट्रक्शन। व्यावसायिक रूप से शेडिंग पोल मोटर बहुत छोटे साइज में बनाई जाती है, जो कि लगभग 1/250 HP से 1/6 HP के बीच होती है। यद्यपि मोटरें की संरचना सरल व सस्ती होती है, फिर भी कुछ हानियां होती है जो निम्नलिखित प्रकार के हैं। तो इसमें जो आता है लो स्टार्टिंग टॉर्क, वेरी लिटिल ओवरलोड कैपेसिटी, लो एफिशिएंसी, और इस मोटरों की दक्षता 5 से 35% के बीच रहती है। चूँकि इन मोटरों का स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है, इसलिए शेडिंग पोल मोटरें सामान्यतः छोटे पंखे, खिलौने उपयंत्रों, हेयर ड्रायर, विज्ञापन डिस्प्ले प्रणाली व विद्युत घड़ियों में उपयोग की जाती है।